गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। सभी प्यारे बच्चे जो भी विषय वस्तु यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है उसको बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में जो आप लोगों को उपलब्ध करवाई गई है नोट्स, साथ ही जो भी आपको स्टडी मटेरियल यहाँ से दिया जा रहा है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर रहे होंगे और जो भी लेक्चर यहाँ पर लिए जाते हैं उनको आप लोग ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसी आशा मैं आप लोगों से रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ एसएस चंद्रावत और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, पृष्ठीय रसायन के बारे में। पिछले सेशंस में मैंने आप लोगों को जो भी सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं, अधिशोषण से संबंधित, इसके बारे में मैंने आप लोगों को सारी विषय वस्तु उपलब्ध करवा दी है। तो सभी प्यारे बच्चों ने इसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और आज के सेशन में आप लोगों के लिए अधिशोषण से संबंधित ही नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो टॉपिक है आपका अधिशोषण, अधिशोषण की ऊष्मागतिकी संभाव्यता। अधिशोषण की ऊष्मागतिकी संभाव्यता, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। अब इसके बारे में अपन बात करें तो प्यारे बच्चों, अधिशोषण के बारे में अपन ने सारी विषय वस्तु कंप्लीट कर ली है और आगे अपन इसके बारे में बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, अधिशोषण में होता क्या है। अधिशोषण में है दो पदार्थ, एक है अधिशोषक और एक है अधिशोष्य। ठीक है, अधिशोषण में आपके पास दो पदार्थ हैं, पहला है अधिशोषक और दूसरा है अधिशोष्य। अब प्यारे बच्चों, अधिशोषक के बारे में अपन बात करते हैं तो देखो, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ के कण जो होते हैं ये मुक्त संयोजकताओं की सहायता से जुड़ते हैं। ये आप लोग अब तक समझ चुके हैं। ठीक है, अपन ने क्या बात की है कि अधिशोषण प्रक्रिया में इस अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष्य पदार्थ जुड़ेगा वो यहां पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं पर, फ्री वैलेंसीज पर जुड़ता है। ये बात अपन कर चुके हैं। अब बच्चों, अधिशोष्य पदार्थ के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस अधिशोषक पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं से जैसे ही जुड़ते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जो है अधिशोष्य इस अधिशोषक के साथ बंध का निर्माण करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोष्य पदार्थ आकर जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो यहां पर बंध का निर्माण करता है, यानी कि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य बंध का निर्माण होता है। और आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी बंध का निर्माण होता है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा क्या होती है यहां पर, उत्सर्जित होती है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा यहां पर उत्सर्जित हुई है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस ऊर्जा को बोला जाता है अधिशोषण ऊष्मा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं अधिशोषण ऊष्मा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने यहां पर एक बात बता दी है कि अधिशोषण प्रक्रिया में अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ के कण जुड़ते हैं तो यहां पर बंध का निर्माण होता है। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा,
बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा तो वहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब यह ऊर्जा किसमें मुक्त हो रही है? अधिशोषण प्रक्रिया में मुक्त हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है अपन ने? अधिशोषण ऊष्मा इसको अपन ने कहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहली बात अपन से कभी पूछ ली जाती है कि इस अधिशोषण ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना, तो वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। अधिशोषण ऊष्मा के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मोलर अधिशोषण ऊष्मा क्या होती है। ठीक है ना, तो क्या बताएंगे? किसी अधिशोषक की सतह पर 1 मोल अधिशोष्य पदार्थ के अधिशोषित होने पर मुक्त हुई ऊर्जा मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अधिशोषण प्रक्रिया में अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोष्य पदार्थ आकर जुड़ेगा तो यहां पर बंध का निर्माण होगा, और जब भी बंध बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पर अधिशोषण प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसे अपन क्या बोलेंगे? मोलर अधिशोषण ऊष्मा उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन? किसी अधिशोषक की सतह पर 1 मोल अधिशोष्य पदार्थ के अधिशोषित होने पर मुक्त हुई ऊष्मा क्या कहलाएगी? मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। नाम तो वैसे अधिशोषण ऊष्मा होता है, परंतु 1 मोल की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए क्या शब्द लगा दिया है? मोलर शब्द यहां पर जोड़ दिया है। तो यह था अपना मोलर अधिशोषण ऊष्मा के बारे में बात यहां पर हो चुकी है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं अपन, तो देखो आगे अपन बात करते हैं यहां पर, तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि अपन बोल रहे हैं कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण प्रक्रिया में अधिशोषक की सतह पर क्या हो रहा है? अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित हो रहा है बंध का निर्माण करते हुए। अब अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोष्य पदार्थ जुड़ रहा है तो क्या होगा दोस्तों? बंध का निर्माण हो रहा है। बंध निर्माण होने के कारण क्या हो रही है? ऊष्मा मुक्त हो रही है। यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं कि अधिशोषण प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया होती है। भाई ऊष्मा मुक्त हो रही है ना प्यारे बच्चों, तो ऊष्मा जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अधिशोषण प्रक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। अब ऊष्माक्षेपी होने का मतलब क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी मतलब यह हुआ, ऊष्मागतिकी की अपन बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी मतलब यह होता है कि डेल्टा एच जो होगा, यानी कि यहां पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अधिशोषण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अतः डेल्टा एच क्या आएगा? यहाँ पर नेगेटिव आता है। डेल्टा एच का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये अपन कहां से देखते हैं? ऊष्मागतिकी से देखते हैं, और ये अपन ने 11th क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ध्यान से, अधिशोषण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात यहाँ पर डेल्टा एच का मान क्या आता है? नेगेटिव आता है। नेक्स्ट में बात करूं अधिशोषण प्रक्रिया के बारे में भाई बच्चों, तो देखो अधिशोषण प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अधिशोषण प्रक्रिया में क्या हो रहा है?
अधिशोषक की सतह पर कौन जुड़ रहा है? अधिशोष्य जुड़ रहा है प्यारे बच्चों। क्या जुड़ रहा है? अधिशोष्य यहाँ पर बंध के द्वारा जुड़ रहा है। अब मान लेते हैं यदि ये गैस, ये अधिशोष्य क्या था, क्या है, ये मान लेते हैं गैस है। अब आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं यदि ये गैस इस अधिशोषक की सतह पर नहीं जुड़ती तो क्या होता है प्यारे बच्चों? ये गैस के कण अपने अनियमित रूप से गति करते, अनियमित दिशा में ये गति करते, अनियमित गति से ये गति करते, ठीक है ना। परंतु यदि ये गैस के कण इस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा प्यारे बच्चों कि ये अधिशोष्य के यानी कि गैस के जो कण होंगे ये इस पर जुड़ने के बाद आसानी से या फिर अनियमित रूप से गति नहीं कर पाएंगे। तो जब अनियमित रूप से गति नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों? उस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो एंट्रोपी होती है, आप लोग एक वर्ड सुना होगा एंट्रोपी। क्या सुना है दोस्तों आपने? एंट्रोपी। और आप लोगों को पता होना चाहिए एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है किसी भी निकाय की अव्यवस्था की माप। किसी भी निकाय की अव्यवस्था की जो माप होती है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंट्रोपी कहते हैं। जब गैस के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी अव्यवस्था ज्यादा होती है, यानी कि उसमें एंट्रोपी ज्यादा होती है। परंतु जैसे ही अधिशोष्य गैस के कण जो हैं वो उस अधिशोषक की सतह पर एकत्रित हुए तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन गैस के अणुओं की जो अनियमित रूप से जो गति है वो समाप्त हो जाएगी, यानी एंट्रोपी में क्या आएगी? जो अवस्था यहाँ पर हो रही थी उसमें क्या आएगी? कमी आती है। यानी यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य गैस लिख सकते हो आप लोग समझने के लिए। अधिशोष्य के जुड़ने से एंट्रोपी में कमी आती है प्यारे बच्चों। क्या आती है? एंट्रोपी में क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। और एंट्रोपी में कमी आने का मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी में कमी आने का मतलब हुआ कि यहां पर एंट्रोपी को किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? एंट्रोपी को प्रदर्शित करते हैं अपन डेल्टा एस से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कमी आ रही है तो इसका मान भी क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऋणात्मक यहां पर आएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने 11th क्लास में उष्मागति की टॉपिक के अंतर्गत एक समीकरण पढ़ी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कौन सी थी दोस्तों? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये समीकरण आपने पढ़ी है। डेल्टा जी क्या है? यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन है। टी यहाँ पर टेम्परेचर होता है और डेल्टा एस जो होता है यहाँ पर एंट्रोपी होती है, ठीक है ना। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में यदि अपन ये दोनों मान रख देते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान अपन यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों? डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच, और इधर देखो माइनस में कौन है? डेल्टा एस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टी डेल्टा एस यहां पर हो जाएगा। और यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से क्या हो? ज्यादा हो, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं? डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से क्या हो? ज्यादा हो, यानी कि इस टी डेल्टा एस से इसका मान ज्यादा हो, यानी कि ऋणात्मक में क्या होगा? ज्यादा। तो ऋण ज्यादा होगा मतलब डेल्टा जी का मान क्या होगा? डेल्टा जी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और आप लोगों को ध्यान रखना है
डेल्टा जी जब भी नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या होता है कि प्रक्रम जो होता है वो स्वतः संपन्न होता है, अर्थात आपकी जो ये अधिशोषण प्रक्रिया है ना, इसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य को जोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपन कहां से देखते हैं, इस समीकरण के माध्यम से देखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या है ऊष्मागति की संभाव्यता। तो देखो अधिशोषण की ऊष्मागति की संभाव्यता का मतलब होता है कि अधिशोषण प्रक्रिया में ऊष्मागतिकी का क्या योगदान होता है, ये आपको बताना है। सिंपल सी भाषा में आपको इतनी सी बात बतानी है कि ये ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जो है ये स्वतः संपन्न होती है अथवा नहीं होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन ने बात की है मोलर अधिशोषण ऊष्मा की। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित होता है तो वहां पर बंध का निर्माण होता है, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हमेशा ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। अधिशोषण प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। परिभाषा आपको बता दी गई है, किसी अधिशोषक की सतह पर 1 मोल अधिशोष्य पदार्थ के अधिशोषित होने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी, मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। अब मैंने आपको बोला है कि यहां पर ऊष्मा मुक्त हो रही है, और जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है तो प्यारे बच्चों उसको क्या बोलते हैं अपन, उसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मागतिकी के अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा एच, इसका मान हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही एक अतिरिक्त तथ्य के रूप में आप लोग ये भी ध्यान रख लें कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, बाकी ऊष्माक्षेपी के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आता है। साथ ही मैंने आपको क्या बताया है कि जब किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ नहीं जुड़ा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अधिशोष्य के जो कण होंगे वो अनियमित रूप से गति करेंगे। जब कोई कण अनियमित रूप से गति करता है तो वो अव्यवस्थित होता है। अपन बोलते हैं ना उसको कि वो क्या है, अव्यवस्थित। और जब वो अव्यवस्थित है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है, और जैसे ही अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य जुड़ा तो उसकी एंट्रोपी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एंट्रोपी में कमी को अपन डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ऊष्मागतिकी के अंदर ये एक समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये क्या है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब यदि डेल्टा एस और डेल्टा एच का मान अपन यहाँ पर रख देते हैं तो अपने पास इक्वेशन आ जाती है डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस यहाँ पर हो जाता है। और यदि डेल्टा एस का मान क्या हो, टी डेल्टा एस से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऋणात्मक, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में ज्यादा हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी किसमें आएगा, नेगेटिव होगा। और जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे अपन, अतः अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम होता है। ठीक है, तो ये था पहले बच्चों अधिशोषण प्रक्रिया की ऊष्मागति की संभाव्यता। आशा करता हूं सभी बच्चों को यहां तक की विषय वस्तु समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं, और वो है आपका अधिशोषण के प्रकार। क्या है दोस्तों, अधिशोषण के प्रकार, यानी कि जो आपका अधिशोषण है ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी इसको विस्तार पूर्वक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें। देखो, बात कर रहे हैं अपन अधिशोषण के प्रकारों के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों, अधिशोषण के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में अपन बात यहां पर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अधिशोषण के प्रकार के बारे में अपन बात करते हैं तो देखो, अधिशोषक और अधिशोष्य पदार्थ के मध्य आकर्षण के आधार पर अधिशोषण प्रक्रिया निम्न
दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे बच्चों? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, बस इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है भौतिक अधिशोषण। क्या होता है मेरे बच्चों? भौतिक अधिशोषण होता है, और इसी का एक और नाम होता है, इसको अपन वांडर वाल अधिशोषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वांडर वाल अधिशोषण इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, और रासायनिक अधिशोषण की अपन बात करते हैं तो इसी का एक और नाम होता है, इसको अपन लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लैंगम्यूर अधिशोषण भी इसको कहते हैं। तो अभी केवल आप इतनी सी बात ध्यान रखेंगे कि अधिशोषण जो होता है वो अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य आकर्षण बल के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक अधिशोषण, जिसे वान डेर वाल अधिशोषण भी कहते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, जिसको लैंगम्यूर अधिशोषण कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे दो प्रकार की अधिशोषण। अब जो ये प्रकार हैं इसके, इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूं। तो सभी प्यारे बच्चे, जो भी चीज यहां तक पढ़ाई गई है वो आप लोग उसको कंप्लीट कर लें। जिन भी बच्चों ने पहले के वीडियो कंप्लीट नहीं किए हैं उनको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें, ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक ध्यान से कंप्लीट हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है सभी प्यारे बच्चों को वो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि जितने भी प्यारे मित्र आप लोगों के हैं उन सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों, धन्यवाद।